हेलो गाइस। चलिए आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ। और हम लोग पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक सब्जेक्ट एक एक चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे आज, जो बात करेंगे वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात करेंगे आज हम लोग। वास्तविक संख्या चैप्टर है। चैप्टर का नाम, जैसे इसका इंग्लिश की बात किया जाए तो रियल नंबर इसका इंग्लिश होता है, रियल नंबर। फिर बात किया जाए तो आज हम लोग देखेंगे वो है क्या। तो इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला की बात किया जाए कि इसमें क्या क्या हम लोग को याद करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो पहले चैप्टर से हम लोग याद करेंगे इम्पोर्टेंट फार्मूला। इसमें क्या हम लोग को थ्योरी क्या चाहिए हमको, वो चीज़ हम लोग आज देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला में हम लोग का इसमें क्या 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 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे। पहला हम लोग इसमें हम लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और जब इसमें एक एक चीज़ यानी कि बात किया जाए तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो आप देखते रहिए। आपको मैथ में 100 में 100 दिलाने का आशा मैं दिलाता हूँ। तो आप चलिए हमारे साथ और वीडियो में लगातार बने रहें, जिससे हम लोग आगे हम लोग को मोटिवेशन मिलते रहे। तो और अच्छा लगे तो थोड़ा सा कमेंट भी करते रहिएगा, और वीडियो को अगर लाइक कीजिएगा तो लाइक भी कर दीजिए, ऐसे कमेंट करने न भूलिएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे इसमें क्या चीज़। जब हम लोग जानते हैं बचपन में जरूर पढ़े होंगे भाग। क्या पढ़े हैं? भाग। तो भाग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं भाग में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो होती है भाज्य, जिसमें भाज्य में हम लोग किससे भागा देते हैं? भाजक से। और बचता जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और भागफल से जो भी बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। यानी भाग देने पर जो नीचे में बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। और यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला था, यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला था। यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला है जिसमें बात करेंगे। उसमें बोला था क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल गुने प्लस शेषफल, प्लस क्या होगा? शेषफल। ये हम लोग का फॉर्मूला, यानी कि भाजक को हम लोग इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें ए को हम लोग भाजक से सूचित कर देंगे, बी से इससे करेंगे, और की जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यू बोलेंगे। और जो शेषफल बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ। यानी कि बात करेंगे तो भाज्य को हम लोग ए से सूचित करेंगे, और भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और प्लस शेषफल को किससे? आर से। प्लस शेषफल को किससे करेंगे? आर से। यानी कि इससे फॉर्मूला निकल जाता था क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और हम लोग जानते हैं विभाजन परिमेय का सूत्र है, वो विभाजन परिमेय का सूत्र क्या है? यही यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है हम लोग का। अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग को देखना क्या क्या पड़ता है। तो ये हो गया। अगर उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया हो। अब हम लोग अगला की बात करेंगे। इसमें एक चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें हमेशा आर का मान 0 से बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि b के मान से हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। r का मान b से हमेशा क्या रहेगा? छोटा। इस चीज़ों को ध्यान में रखना। और एक समय ऑब्जेक्टिव में इसे पूछा भी जाता है, और यहाँ से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है फाइनल एग्जाम में। तो हम लोग बात करेंगे आज, जितने भी बात करेंगे सब इम्पोर्टेंट हम लोग का रहेगा। और एग्ज़ाम के व्यू से 100 में 100 दिलाने का बोल सकते हैं कि 100 में 100 दिलाने का हम लोग गारंटी लेते हैं कि किस तरह से 100 में 100 आएगा। बस हम लोग के साथ चलते रहें और वीडियो में लगातार बने रहें। एक आती है हम लोग को क्या? एक आती है हम लोग को एक शायद आता है एचसीएफ और एलसीएम वाला, वो वाला। तो एक सूत्र आता है एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि एक होता है कि यदि दो संख्या की बात किया जाए, दो संख्या ए और बी है, ए और बी, यदि ए और संख्या क्या है? ए और
बी है। चलिए हम लोग बात करेंगे ए और बी है। तो पहली संख्या का गुणनफल पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल उसके एचसीएफ यानी कि लॉस हो या मोस हो गुने लॉस हो, मोस हो गुने लॉस हो के बराबर। यानी कि अगर ए गुना बी की बात करेंगे तो ए गुना बी बराबर होता है एचसीएफ किसका, ए और बी का एचसीएफ निकालेंगे और गुने एलसीएम, यानी ए और बी का एलसीएम दोनों के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखें। यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, एचसीएफ गुना एलसीएम। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है। ये हो एक हम लोग की बात करेंगे एक भिन्न शांत के लिए कि कौन भिन्न शांत है कि अशांत। भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न हम लोग बात करेंगे शांत और अशांत। तो शांत और अशांत क्या होगा, तो इसमें एक ही चीज़ को अगर एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो फिर बहुत कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे शांत के लिए। पहले हम लोग कोई भी अगर भिन्न रहता है तो कोई भी भिन्न रहता है तो भिन्न में क्या होता है, अंश और क्या होता है, हर होता है। अंश और क्या होता है, हर, यानी कि अंश और हर होती है। बात करेंगे अंश में यदि अगर बात किया जाए अंश हम लोग को कुछ भी रहेगा उसे हमको लेना देना नहीं, लेकिन हर का मान हमेशा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत, यानी वो शांत होगा। अन्यथा नहीं रहेगा तो इसके बराबर हम शांत नहीं बोलेंगे। एक चीज़ हो गया ये, हम इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है, ये होगी। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि दशमलव प्रसार आती है, तो इसी मतलब दशमलव प्रसार भी यही चीज़ है। इसके बाद बात करेंगे क्या, एक आती है, हम लोग पहले संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे यानी कि हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं मालूम है, नहीं है तो एक बार जान लीजिए। है किसको बोलेंगे, तो गिनती की संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे हो गया 1 2 3 4 5, तो कहीं तक जा सकता है, n तक, इन्फिनिटी तक हम लोग जब बोल सकते हैं। और एक होती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, तो बस गिनती संख्या जो है वही रहेगा, बस हम लोग क्या करते हैं जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 मतलब चलते रहेगा, मतलब बहुत दूर तक, कहीं से भी अनंत तक रह सकता है। उसी बात करेंगे एक होती है सम संख्या। तो सम संख्या किसको बोलते हैं, तो ध्यान में रखना पड़ेगा, सम संख्या जो 2 से बड़ा भाग लग जाए। तो पहली सम संख्या आती है क्या, 2 4 6 8 10, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो क्या होगा 2। सबसे छोटी संख्या सम संख्या क्या हो जाएगी, 2। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1। इसको ध्यान में रखना क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। फिर बात करेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या उसको बोलेंगे जिसे 2 से पूरा भाग नहीं लगे। तो पहला विषम संख्या था 1, फिर 3 5 7 9 11 13 बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या। और सब विषम संख्या के सबसे छोटी संख्या क्या होता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। अगला बात करेंगे, अगले बात कर लेते हैं, यानी विषम संख्या की बात करेंगे, वही है ना, 1 3 5 7 9 11। चलिए बात करेंगे विषम संख्या, हम लोग समझ गए थे। तो आज हम लोग अभी जो देखेंगे वो है क्या है, विषम के बाद हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। एक होती है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, सीधी बात है कि जो किसी ना मतलब सिर्फ अपने से करता हो और दूसरे अन्य पहाड़े से नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। यानी कि अपने और सिर्फ एक और अपने को छोड़ा करके बाकी जिससे किसी से नहीं करते उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे हो गया क्या, तो पहली अभाज्य संख्या होता है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7, उसके बाद 9 नहीं होगा, बल्कि 9 क्या होता है कि 3 का पहाड़ा में कट जाता है। तो हम लोग लेंगे 11, फिर 13, फिर 15 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे 17, इस तरह से रहेगा। यानी कि जो सिर्फ अपने पहाड़ा से करता हो, एक से करता हो, दूसरा से
नहीं करता हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। एक बात करेंगे, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं, है न? रूट संख्या भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, रूट संख्या। तो अगला बात करेंगे भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो भाज्य संख्या उसी को बोलेंगे जो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, है ना, इस तरह से, यानी कि जो दूसरे पहाड़ा से भी कटता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। अगला बात, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4। इसको ध्यान रखिए। एक होता है सअभाज्य संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, पूछा जाता है सअभाज्य संख्या क्या है। तो क्या है ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछेगा कि इसमें सअभाज्य कितना होगा या सअभाज्य संख्या का मोसो क्या होगा, इस तरह से पूछ देता है। तो सअभाज्य से पहले नंबर कहते किसको हैं ये जानेंगे। तो सअभाज्य उसी को बोलेंगे जिसका मोसो हमेशा क्या होता है, 1। जिसका मोसो क्या होगा, 1। यानी कि दो संख्याओं का मोसो कितना होगा, 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या। जिसे बात करेंगे 9 और 16, 9 और 16 का हमेशा मोसो निकालिएगा तो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। जिसे हो गया 5 और 21, 5 और 21 का भी निकालेंगे क्या होगा, 1 ही होगा। जिसे हो गया 4 और 5, 4 और 5 का भी मोसो निकालेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि हमेशा इसका एचसीएफ कितना होगा, 1। इससे एचसीएफ कितना होगा, 1। अगर मोसो निकालेंगे उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 निकालेंगे, तो 1 जो निकलेगा तो इसका जो कहलाएगा क्या, अगर सअभाज्य संख्या, उसी को संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या। यानी कि इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से रहेगा कि सबसे, अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, बता सकते हैं, हाँ या ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, 2। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, इस तरह से पूछेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है ये हम लोग जानेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है, क्योंकि हम लोग देखे भी हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4। फिर हम लोग जानते हैं कि इसमें यूक्लिड विभाजन का परिमेय के प्रयोग के मोसो निकालेंगे। फिर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये सब जान लेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होता है, एक हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो जिसे हम लोग ऐसे P/Q के रूप में लिखेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। दूसरी को परिमेय किसको बोलेंगे, तो इसमें अपरिमेय और परिमेय से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो P/Q के रूप में नहीं होता है, जो P/Q के रूप में नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अगली बात करेंगे कि एक परिमेय और अपरिमेय के जोड़ घटाव से हम लोग देखेंगे, गुना देखेंगे, भाग देखेंगे, सब क्या होता है, अपरिमेय। यानी कि परिमेय संख्या किसको बोलेंगे। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आगे। जैसे हम लोग क्या है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, अगर हम लोग योग रहे या गुणनफल रहे, जो भी रहे, तो सबका मोसो क्या होता है, नहीं होता है, हम लोग वो देखेंगे। तो 2 अगर हम लोग बात करेंगे कि यदि पहले हम अपरिमेय वाला देख रहे थे, अपरिमेय संख्या वाला ही बात करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय रहे और अपरिमेय रहे, दोनों को यदि जोड़ेंगे, जोड़ें, घटावें और भाग दें तो वह अपरिमेय संख्या होता है। तो वह क्या था, अपरिमेय संख्या होता है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, चाहे परिमेय संख्या के साथ भी गुना होगा, अपरिमेय ही रहेगा उसी तरह से। अब अगला बात करेंगे कि 2 क्रमागत, इसमें आती है एक तरह से कि 2 क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या जो भी पूछा, तो 2 क्रमागत अगर विषम संख्या रहेगा तो विषम संख्याओं का अगर मोसो निकालना रहेगा, संख्याओं का मोसो अगर ज्ञात करना रहेगा, एचसीएफ ज्ञात करना रहेगा, तो उसका हमेशा ध्यान में रखिएगा कितना होता है उसका मोसो, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है तो हम लोग बात करेंगे, यदि हम 2 और 3 को हम 2 से भाग देंगे, 3 में कितना आएगा,
एक बार में बचेगा 1 और 1 से 2 में भागा देंगे तो यानी कि इस तरह से बात करेंगे कि 1 दूनी 2 कट गया, यानी कितना बार में कट गया पूरा से कितना करना 1 से HCF कितना निकल गया 1, यानी HCF जिसका 1 निकल गया। हमेशा चाहे ये रहे या दूसरा हम लोग लेंगे, जिसे मान लीजिए कि कोई भी लगातार संख्या जिसे हम लोग मान लेते हैं 14 और 15, तो 14 से भाग देंगे किसमें 15 में, और हम लोग 14 से 15 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 1 और 1 से भागा देंगे फिर 14 में, तो फिर 14 तन में क्या देगा कट जाएगा, यानी कट जाएगा तो क्या कितना बार आया 1, कितना आया 1, यानी इसका भी HCF अगर निकाला जाए तो कितना आता है 1, यानी सीधी बात करेंगे तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मोसो हमेशा क्या होती है 1 होती है, हमेशा क्या होती है 1, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 2 सआभाज्य संख्याओं का यदि गुणनफल क्या होता है हमेशा बराबर हो। चलिए बात करेंगे आगे, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच। ठीक है, यह 2 परिमेय संख्या के बीच हम लोग देखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत यानी कितने होते हैं अनंत परिमेय होती है, ये ध्यान रखिएगा, अनंत परिमेय होती है ये। फिर बात करेंगे अगला, हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है अपरिमेय संख्या, पाई क्या है अपरिमेय संख्या, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ढेर सारा पूछा जाता है। पाई क्या है अपरिमेय संख्या, पाई क्या है अपरिमेय, अगर यही पाई का मान दिया हो रहता तो वो क्या हो जाता परिमेय, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वो क्या होता है परिमेय अपरिमेय संख्या होता है। फिर √5 इस तरह से पूछेगा तो √5 क्या है तो एक अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या। फिर बात करेंगे कि √4 पूछेगा कि √4 एक क्या है तो √4 का वर्गमूल निकलता है, कितना निकल जाता है 2, यानी कि 2 निकलेगा, यानी कि बात करेंगे √4 का होगा 2 और ये क्या होगा एक परिमेय संख्या होगा, क्या होगा सीधी बात, जिसको हम लोग जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे परिमेय संख्या, उसे क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। और एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि x पर पावर 0 का मान हमेशा क्या होता है 1 होता है, हमेशा क्या होता है 1, इस हम लोग तो पहले से भी जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन आप इसी तरह से वीडियो में बने रहें। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तो अब हम लोग फिर उसमें हम लोग देखेंगे सारा ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर रहेगा कि क्या हम लोग को जितना हम लोग इसमें पढ़ें क्या हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनता है कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। बस अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए लोगों में, दोस्तों के बीच, और बताइए कि यहाँ भी हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव की तरह होती है जो हम लोग धीरे धीरे चैनल को भी सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।